नमस्कार, स्वागत है आपका इस एजुकेशनल चैनल मीनाक्षी जैन पर। इस वीडियो का टॉपिक है मुगल साम्राज्य पार्ट 2। इससे पहले मुगल साम्राज्य पार्ट 1 में दिल्ली सल्तनत की शॉर्ट इन्फॉर्मेशन, मुगल वंश के प्रमुख शासकों की लिस्ट और उसके बाद मुगल वंश के प्रथम शासक बाबर की विस्तृत जानकारी शामिल थी। अब सेकंड पार्ट में मुगल वंश के दूसरे शासक हुमायूं और सूरवंश की जानकारी और क्विज शामिल होंगी। हुमायूं का शासन भारत में 1530 से 1540 और फिर बाद में 15 वर्ष बाद 1555 से 1556 तक रहा। बीच में 1540 से 1555 तक सूरवंश का शासन रहा। इसीलिए इस वीडियो में हुमायूं के साथ इस सूरवंश की इन्फॉर्मेशन भी कवर करेंगे। हुमायूं का जन्म 1508 ईस्वी में यानी 16वीं सदी 16th सेंचुरी को काबुल में बाबर के घर माता महम बेगम की कोख से हुआ। हुमायूं का जन्म नाम या वास्तविक नाम नसीरुद्दीन महमूद था। हुमायूं शब्द का अर्थ होता है फॉर्चुनेट और ऑस्पिशियस यानी भाग्यशाली और शुभ। हुमायूं बाबर के 4 बेटे कामरान, अस्करी और हिंदाल में सबसे बड़े थे। इन चारों भाइयों में कामरान मिर्ज़ा, जो लाहौर और काबुल के शासक भी थे, हुमायूं के आगे जाकर कड़े प्रतिद्वंदी रहे। कौन सा भाई हुमायूं का कड़ा प्रतिद्वंदी या बिटर राइवलरी रहा? तो कामरान मिर्ज़ा। और ये जो हुमायूं के भाई हिंदाल हैं, इनकी एक बेटी थी रुकैया। वो हुमायूं के बेटे या कहें हुमायूं के सक्सेसर अकबर की पहली पत्नी थी रुकैया बेगम। किसकी बेटी थी? हिंदाल की बेटी थी। एक बार इस हिंदाल ने हुमायूं के द्वारा भेजे गए मुफ्ती को मार भी दिया था। तो हिंदाल से रिलेटेड एक क्विज ये भी बनता है कि हुमायूं द्वारा भेजे गए एक दूत जिसे हिंदाल ने मार दिया था, उस दूत का नाम क्या था? तो शेख बहलुल को हुमायूं ने भेजा था हिंदाल के पास और हिंदाल ने मार दिया था। हुमायूं के कई भाई बहन थे, पर इतिहास की दृष्टि से ये 4 भाई और एक बहन महत्वपूर्ण है। वो है गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम इसलिए क्योंकि गुलबदन बेगम ने हुमायूं के जीवन पर एक किताब हुमायूंनामा लिखी थी। जैसे बाबर ने बाबरनामा खुद लिखी, पर हुमायूंनामा किसने लिखी थी? तो गुलबदन बेगम ने। और किस भाषा में लिखी थी? तो फारसी भाषा में, पर्शियन लैंग्वेज में। और ये हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने अकबर के शासनकाल में लिखी थी। ये हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल और गुलबदन बेगम पांचों बाबर की संतानें थीं, पर इनकी माएँ अलग अलग थीं। पर हिंदाल और गुलबदन बेगम ये दोनों सगे भाई बहन थे। ये दोनों बाबर और दिलदार बेगम की संतानें थीं। और कामरान मिर्ज़ा और अस्करी ये दोनों सगे भाई थे। ये दोनों बाबर और गुलरुख बेगम की संतानें थीं। और हुमायूं महम बेगम की संतान थे, जैसा मैंने पहले ही वीडियो में बताया है। बाबर के रहते हुमायूं बदख्शां के सूबेदार भी रहे। कहाँ के सूबेदार रहे? बदख्शां के। एक बात यह भी प्रचलित है कि 1530 में जब हुमायूं बीमार थे, तब बाबर ने अल्लाह से हुमायूं को स्वस्थ करने तथा उनकी बीमारी खुद को दिए जाने की प्रार्थना की थी। इसके बाद बाबर का स्वास्थ्य बिगड़ गया और अंततः 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो गई। 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु के पश्चात हुमायूं का राज्याभिषेक या कोरोनेशन आगरा में 30 दिसंबर 1530 को हुआ। और सोचने वाली बात यह है, बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर को हुई और 26 दिसंबर की जगह उनकी मृत्यु सिर्फ 5 या 6 दिन बाद भी होती तो हुमायूं का रूलिंग पीरियड 1531 से शुरू होता, क्योंकि जनवरी आ जाता और जनवरी आते ही ईयर चेंज हो जाता। खैर जो भी हो, अभी हमें हुमायूं का रूलिंग पीरियड का स्टार्टिंग ईयर 1530 से याद रखना है। आगरा में 22 वर्ष की उम्र में कोरोनेशन राज्याभिषेक के साथ हुमायूं मुगल वंश के दूसरे शासक बन गए।
हुमायूं का शासन अब के अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, उत्तर भारत और बांग्लादेश के हिस्सों तक था। जब हुमायूं शासक बने तो उन्हें खतरा दक्षिण पश्चिम से गुजरात के शासक बहादुर शाह और पूर्व की तरफ से शेर खां से था, जो बाद में शेर शाह के नाम से जाने गए। अब हुमायूं द्वारा चलाए गए कुछ अभियान या उनके द्वारा लड़े गए युद्ध। 1531 में हुमायूं ने कालिंजर पर आक्रमण किया, कालिंजर के किले का घेराव किया और वहां के राजा रुद्र प्रताप देव से संधि में धन लेकर वहां से वापस लौट। 1532 में दोहरिया का युद्ध। दोहरिया के युद्ध में हुमायूं ने अफगान प्रमुख महमूद लोदी को हराया। ये महमूद लोदी वही है जिसे बाबर ने 1529 बैटल ऑफ घाघरा में हराया था। 1532 में ही चुनार के किले का घेराव किया, जो तब शेर खां के कब्जे में था। ये शेर खां वही हैं जिन्हें बाद में शेर शाह के नाम से जाना जाएगा। चुनार के किले का घेराव करके हुमायूं ने शेर खां से संधि की और 1533 में हुमायूं ने दिल्ली में दीनपनाह नामक नगर बसाया। अच्छा, क्या आपको ये पता है मेवाड़ के सिसोदिया वंश की एक राजमाता ने हुमायूं को राखी भेजी थी? वो कौन थी? तो रानी कर्णावती। रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी। ये रानी कर्णावती राणा सांगा की पत्नी थी। राणा सांगा वही हैं जिनके और बाबर के बीच 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा गया था। मेवाड़ के महाराणा प्रताप के बारे में तो सबने सुना होगा। महाराणा प्रताप के पिता थे उदय सिंह और उदय सिंह की माँ थी रानी कर्णावती। इस तरह महाराणा प्रताप की दादी हुई रानी कर्णावती। अब सवाल ये बनता है कि आखिर राजमाता कर्णावती ने हुमायूं को राखी क्यों भेजी? तो तब गुजरात के एक राजा थे बहादुर शाह, उन्होंने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया था। तो राजमाता कर्णावती ने हुमायूं को चिट्ठी के साथ राखी भेजकर उनसे मदद मांगी थी बहादुर शाह से चित्तौड़ को बचाने के लिए। अब हुमायूं और शेर खां के बीच में लड़े गए दो प्रमुख युद्ध, एक 1539 में चौसा का युद्ध और दूसरा 1540 में बैटल ऑफ बिलग्राम यानी बिलग्राम का युद्ध, जिसे कभी कभी बैटल ऑफ कन्नौज भी कहा जाता है, क्योंकि बिलग्राम कन्नौज के पास में ही है। ये दोनों ही युद्ध हुमायूं और शेर खां के बीच लड़े गए और दोनों ही युद्धों में हुमायूं की पराजय हुई और 1539 चौसा के युद्ध के बाद शेर खां ने फरीद अल दीन शेर शाह की पदवी धारण की, यानी 1539 के बाद शेर खां को शेर शाह के नाम से जाना गया। 1539 में गंगा नदी के किनारे ये चौसा का युद्ध हुआ। उसमें हुमायूं शेर खां के हाथों गंगा नदी में घोड़े समेत गिर गए। हुमायूं गंगा नदी में डूबने ही वाले थे कि एक भिश्ती निज़ाम साक्का ने हुमायूं को गंगा नदी पार करवाकर उनकी जान बचाई थी। बाद में उस भिश्ती निज़ाम को हुमायूं ने एक दिन का राजा भी बनाया था। और क्या आपको ये पता है उस एक दिन की बादशाहत में भिश्ती निज़ाम ने किसके सिक्के चलवाए थे? तो भिश्ती निज़ाम ने किसी धातु के नहीं, चमड़े के सिक्के चलवाए थे। जी हाँ, भिश्ती निज़ाम ने एक दिन की बादशाहत में चमड़े के सिक्के चलवाए थे। और उसके बाद 1540 के बैटल ऑफ बिलग्राम में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पूरी तरह परास्त कर दिया और आगरा को भी अपने अधीन कर लिया। इस युद्ध के बाद हुमायूं ने हिंदुस्तान छोड़ पश्चिम की ओर रुख किया और 15 वर्ष निर्वासित जीवन व्यतीत किया और इधर भारत के नॉर्दर्न पार्ट में मुगल वंश को विस्थापित कर सूरवंश को स्थापित कर दिया। तो सूरवंश के या सूरी डायनेस्टी के संस्थापक कौन हुए? तो शेरशाह सूरी और इनका शासनकाल 1540 से 1545 और ये सूरवंश का शासन जो मैप में दिख रहे हैं उन हिस्सों में रहा, जिसमें आज के पाकिस्तान, उत्तरी भारत, नेपाल और बांग्लादेश के हिस्से शामिल हैं। शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम शेर खां भी नहीं था। तो शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम या जन्म नाम था क्या? तो फरीद खां था। क्या नाम था? फरीद खां। शेरशाह सूरी के बारे में अगर आप डिटेल जानना चाहते हैं
तो 16 एपिसोड्स की एक सीरीज़ है शेरशाह सूरी के नाम से, और एक दूसरी सीरीज़ है अकबर द ग्रेट नाम से। उसके कुछ इनिशियल एपिसोड्स में हुमायूं के जीवन के बारे में बताया है। आप चाहें तो दोनों सीरीज़ देख सकते हैं, दोनों ही यूट्यूब पर अवेलेबल है। हमने अभी पढ़ा शेरशाह का जन्म नाम फरीद खां था, तो उनका नाम शेर खां कैसे पड़ा? फरीद खां को शेर खां का टाइटल बिहार के सुल्तान बहार खान लोहानी ने दिया था, क्योंकि एक बार फरीद खान ने अकेले एक शेर को मार दिया था। उनके साहस से प्रभावित होकर बिहार के सुल्तान बहार खान लोहानी ने फरीद खां को शेर खां का टाइटल दिया था। शेरशाह सूरी का जन्म नाम फरीद खां था। शेर खां की उपाधि उनको बिहार के सुल्तान बहार खान लोहानी ने दी, और शाह की पदवी उन्होंने 1539 चौसा के युद्ध के बाद धारण की थी। शेरशाह सूरी से संबंधित एक और टाइटल है, वो कौन सा है? तो वो है हजरते आला। मुगल शासक हुमायूं को भी उनकी पीसफुल पर्सनैलिटी एंड पेशेंस की वजह से अबुल फजल ने एक टाइटल दिया था। क्या टाइटल था? इंसाने कामिल, यानी परफेक्ट मैन, आदर्श पुरुष। किसने दिया था इंसाने कामिल टाइटल? तो अबुल फजल ने। और किसको दिया गया था इंसाने कामिल टाइटल? तो हुमायूं को। ये अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में से एक थे, और हाँ, अकबर के दरबार में जो नवरत्न थे उनमें से एक ने शेरशाह सूरी के अंडर भी काम किया था। वो कौन है? तो वो है राजा टोडरमल। राजा टोडरमल जो अकबर के रेवेन्यू मिनिस्टर यानी फाइनेंस मिनिस्टर या वित्त मंत्री थे, उन्होंने शेरशाह सूरी के शासन के अंतर्गत भी काम किया था। 5 साल के शासनकाल में शेरशाह सूरी ने कई काम किए। हिस्टोरिकल सिटी पाटलिपुत्र को रिवाइव किया और नाम दिया पटना, जो अब बिहार राज्य की राजधानी है। ये पटना नाम शेरशाह सूरी ने ही रखा है। 1533 में हुमायूं ने दिल्ली में एक नगर बसाया था, दीनपनाह नगर। उसे शेरशाह सूरी ने और विकसित किया और नाम दिया शेरगढ़, जो अब पुराना किला नाम से जाना जाता है। जीटी रोड यानी ग्रैंड ट्रंक रोड अफगानिस्तान में काबुल से लेकर बांग्लादेश के चटगांव तक शेरशाह सूरी ने ही बढ़वाया था। पहला रुपया भी शेरशाह सूरी ने ही जारी किया था। शेरशाह सूरी ने सोने, चांदी और तांबे के सिक्के इश्यू किए थे। सोने के सिक्कों को मोहर, चांदी के सिक्के को रुपया और तांबे के सिक्कों को दाम कहा जाता था। यही रुपया भारत समेत विश्व के कुछ और देशों की अभी भी करेंसी है। रोहतास का किला जो अब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, उसका निर्माण शेरशाह सूरी ने ही करवाया था। एक रोहतास का किला भारत में भी स्थित है, भारत के बिहार प्रांत में, उससे कंफ्यूज ना हो। भारत में स्थित रोहतास का किला मान्यताओं अनुसार सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहिताश्व ने बनवाया है, और शेरशाह सूरी ने पाकिस्तान वाले रोहतास के किले का निर्माण करवाया है। शेरशाह सूरी की मृत्यु 1545 में कालिंजर के किले पर आक्रमण के दौरान दुर्घटनावश बारूद फटने की वजह से हुई थी। शेरशाह सूरी ने अपने मकबरे का निर्माण कार्य अपने शासनकाल के दौरान ही शुरू कर दिया था, जो सासाराम में स्थित है। शेरशाह सूरी पर एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? वेयर इज़ द शेरशाह सूरीज टॉम लोकेटेड? तो सासाराम, बिहार में। शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है। इस सासाराम का प्राचीन नाम सहस्त्रराम था। इस स्थान पर सहस्त्रबाहु और परशुराम के बीच युद्ध लड़ा गया था, इसीलिए युद्ध के बाद सहस्त्रबाहु से सहस्त्र और परशुराम से राम मिलाकर इस स्थान का नाम सहस्त्रराम पड़ा। शेरशाह सूरी अफगानी पठान थे। ये भारत में दूसरी अफगान डायनेस्टी थी। तो भारत में पहला वंश कौन सा था जो अफगानी था? तो लोधी वंश। लोधी वंश का शासन भारत में 1451 से 1526 तक रहा, और इसका संस्थापक बहलोल लोधी और लास्ट रूलर इब्राहिम लोधी।
इसे इब्राहिम लोदी को 1526 पानीपत के प्रथम युद्ध में हराकर बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। शेरशाह सूरी के जीवन पर एक किताब भी है, तारीख़ शेरशाही, जिसे तोहफ़ा है अकबर शाही नाम से भी जाना जाता है। शेरशाह सूरी पर यह किताब अकबर के शासनकाल में अब्बास खान सरवानी द्वारा लिखी गई है। तो तारीख़ शेरशाही के ऑथर कौन है? तो अब्बास खान सरवानी। शेरशाह सूरी के देहांत के पश्चात उनके दूसरे बेटे, जिनका नाम जलाल खां था, इस्लाम शाह सूरी के नाम से गद्दी संभाली। इस्लाम शाह सूरी ने 1545 से 1554 तक शासन किया। इसके बाद चंद महीने ही राज करने वाले सूरी शासकों का सिलसिला चला, जिससे सूरी साम्राज्य की ताकत घटी और सूरी साम्राज्य को पतन की तरफ ले गया। उधर 1540 में बिलग्राम के युद्ध के बाद हुमायूं, जो हिंदुस्तान को छोड़कर पश्चिम की तरफ चले गए थे, उन्होंने 1541 में हमीदा बानो बेगम, जो हिंदाल के स्पिरिचुअल गुरु मीर अली अकबर जानी की बेटी थी, उनसे विवाह किया और 15 अक्टूबर 1542 को सिंध प्रांत के अमरकोट में राणा प्रसाद वीरसाल राव के महल में हमीदा बानो बेगम ने अकबर को जन्म दिया। यही अकबर आगे जाकर हुमायूं के उत्तराधिकारी होंगे। 15 अक्टूबर के दिन भारत के एक और महान व्यक्तित्व का जन्म हुआ है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का, 15 अक्टूबर 1931 को, जो भारत के 11वें राष्ट्रपति 2002 से 2007 तक रहे, जिन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एंड पीपल्स प्रेसिडेंट भी कहा जाता है। इधर सूरी साम्राज्य की ताकत गिर रही थी, तो यही सही मौका था हुमायूं का भारत की तरफ बढ़ने का। हुमायूं ने पर्सिया की सफ़विद डायनेस्टी की मदद से अपनी सेना को बढ़ाया। एक और क्वेश्चन ये बनता है कि हुमायूं के निर्वासन काल या एग्जाइल पीरियड के दौरान सफ़विद डायनेस्टी के किस शासक ने हुमायूं को शरण दी थी? हु गेव शेल्टर टू हुमायूं व्हेन ही फ्लेड टू पर्सिया? तो शाह तामस्प ने, पर्सिया के शाह तामस्प ने हुमायूं को शरण दी और हुमायूं की सेना बढ़ाने में और मुगल वंश को पुनर्स्थापना करने में भी मदद की। ये पर्सिया ईरान का प्राचीन नाम है। इस्लाम शाह सूरी की मृत्यु के बाद सूरी शासकों की गिरती शक्ति को देख हुमायूं अपनी सेना को लेकर काबुल से होते हुए 1555 में पंजाब में प्रवेश करते हैं। वहाँ 2 युद्ध सिकंदर शाह सूरी और हुमायूं की सेना के बीच लड़े गए। हुमायूं को आते देख सूरी साम्राज्य के तत्कालीन शासक सिकंदर शाह सूरी ने अपनी सेना नसीब खान और तारतर खान के नेतृत्व में भेजी। सिकंदर शाह सूरी की भेजी सेना नसीब खान और तारतर खान के नेतृत्व वाली और हुमायूं और बैरम खां के नेतृत्व में मुगल सेना, दोनों के बीच मई 1555 में सतलुज नदी के किनारे मच्छीवाड़ा नामक स्थान पर युद्ध हुआ। इस युद्ध में हुमायूं की जीत हुई। मई 1555 में हुमायूं ने मच्छीवाड़ा का युद्ध जीता और जून 1555 में सरहिंद का युद्ध जीता। सरहिंद का युद्ध जून 1555 में सूरी शासक सिकंदर शाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया। सरहिंद का युद्ध जीतने के साथ ही हुमायूं द्वारा भारत में पुनः मुगल वंश स्थापित हो गया। हुमायूं ने भारत के उत्तरी भाग में फिर से मुगल वंश की स्थापना तो कर दी, लेकिन सत्ता का सुख ज़्यादा दिन नहीं भोग सके। सिर्फ 6 या 7 महीने बाद जनवरी 1556 में दीनपनाह भवन के पुस्तकालय में हाथों में किताबें पकड़े हुए सीढ़ियों से फिसलकर गिर गए और अंततः 27 जनवरी 1556 को हुमायूं की मृत्यु हो गई। किस इतिहासकार ने हुमायूं के लिए कहा था कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी गिरते पड़ते चलता रहा था। टम्बल्ड आउट ऑफ लाइफ एज ही हैड टम्बल्ड थ्रू इट। तो इतिहासकार लेन पुल ने हुमायूं के लिए ये वाक्य कहा था कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी गिरते पड़ते चलता रहा था। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में।
जिसका निर्माण अकबर के शासनकाल में हुमायूं की पहली पत्नी बेगा बेगम, जिसे हाजी बेगम के नाम से भी जाना जाता है, तो हाजी बेगम और हमीदा बानो बेगम की निगरानी में बनवाया गया था। हुमायूं के मकबरे के आर्किटेक्ट या वास्तुकार कौन थे? तो मिराक मिर्ज़ा गियास। मुगल वंश के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर ने 3 अन्य राजकुमारों के साथ 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय यहीं हुमायूं के मकबरे में शरण ली थी। हालांकि ब्रिटिश सेना के कप्तान मेजर विलियम हडसन ने उन्हें यहाँ से गिरफ्तार कर लिया था और बाद में रंगून भेज दिया गया था, जहाँ बहादुर शाह जफर को मृत्यु पर्यंत तक कैद रखा गया था। आशा करती हूँ वीडियो आपने ध्यान से देखा और सुना होगा, और ध्यान से देखा हो तो ये बताइए कि शेरशाह सूरी और हुमायूं का जन्म नाम क्या था। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए। वीडियो पर लाइक और कमेंट करने के साथ अपने मित्रों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आपको इसी तरह की वीडियोस इस चैनल पर मिलती रहेगी। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल हिट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।